लगभग लगभग। इसलिए मैं उनसे कहता भी रहता था कि अगर हम लोग बागल से चुनाव लड़ रहे तो हम जीत जाएं, इतने सारे वोट तो हो गए, मेहता सर तो पक्का सांसद बन जाए वहां से, इतने बच्चे पढ़ा लिए इन्होंने। तो सर मारवाड़ सुनना सर ध्यान से, बढ़िया सी कहानी है। अरावली पर्वतमाला के ऊपर के जितने भी 12 जिले हैं टोटली, अभी तो बढ़ जाएंगे शायद, अभी जो हो रहा है उससे तो, पर पहले जो 12 जिले थे उन सभी को सम्मिलित रूप से मरुवाड़ कहते थे। क्या कहते थे? मरुभूमि का क्षेत्र होने के कारण, मरुपुरा यानी रेगिस्तान, तो मरुभूमि का क्षेत्र होने के कारण हो गया मरुवाड़, और मरुवाड़ से लोगों ने बोलते बोलते कर दिया अपभ्रंश, और मरुवाड़ से क्या हो गया? मरुवाड़ 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 करते 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 मारवाड़। जैसे मेदपाट से मेदपाट, मेदपाट मेवाड़, वैसे यहां पर एक राजवंश का शासन था जिसका नाम है राठौड़। क्या नाम है? ऐसा कहा जाता है कि ये शब्द जो है ये दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट से बना है। किससे बना है? दक्षिण भारत का एक राजवंश था राष्ट्रकूट, जो धीरे धीरे अपने इधर आया था मेवाड़ ऊपर की तरफ, और वहां से कुछ लोग यहाँ आए थे, वो कहानी मैं आपको पूरी बताऊंगा। तो उस दक्षिण भारत वाले राष्ट्रकूट से ये क्या बना है? राठौड़। ऐसा कहा जाता है कि राष्ट्र से बना रट और कूट से बना ऊड। राष्ट्र से तो क्या बना? रट, और कूट से क्या बना? ऊड। तो रट प्लस ऊड, रटूड रटूड होते 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 क्या हो गया? राठौड़। तो एक सवाल तो यही बनता है कि राजस्थान का वह राजवंश जिसका संबंध कभी दक्षिण भारत से रहा होगा, राठौड़, कौन सा है? कौन सा? ऐसा कहा जाता है कि जो महाराष्ट्र है ना, वहां पर इन राष्ट्रकूटों का शासन था, इसीलिए उसका नाम हो गया था महाराष्ट्र। क्या हो गया था? अब ये लोग यहां से यूपी की तरफ आए, एक स्थान है कन्नौज। कहां आए? और कन्नौज के अंदर इनका एक राजा था राष्ट्रकूटों का जिसका नाम था कुंवर सेतराम। क्या नाम था? और कुंवर सेतराम के टोटल पुत्र हुए थे 100। या तो हिस्ट्री में कौरव 100 हुए थे, दुर्योधन दुशासन के 98 भाई और थे, सबके पत्ते साफ हो गए थे उन दोनों के कारण, क्योंकि वो दोनों पागल थे। और सबसे बड़ा पागल था उनका मामा शकुनी, भांजे, देखी होगी महाभारत तुमने वो। तो कुंवर सेतराम जो कन्नौज का राजा था, उसके टोटल पुत्र थे 100। सर सिंपल सी बात है, प्राचीन समय के अंदर देखो, मैंने कभी कहा था कि 10-15 शादियां नॉर्मली हो जाती थी। प्राचीन समय की बात छोड़ो सर, अपने जो दादाजी टाइप के आदमी हैं, अपने परदादा टाइप के आदमी, सब देखना 5-6 तो नॉर्मल होते हैं, उनके बच्चे भी। अपने पापा के 2 भाई होंगे, 2 उनकी बहनें, बुआ होगी अपनी, ऐसे होते ही है। तो 5-6 तो नॉर्मली सर वही जाते हैं। तो आजकल क्या कॉन्सेप्ट आ गया, बच्चे 2 ही अच्छे, क्योंकि बेरोजगार घूमते हैं आजकल के लोग, पैसे होते नहीं है, शिक्षा हो गई है महंगी। आपको पता है जब बच्चे का अपन उसमें एडमिशन करवाते ना किड्स स्कूल में, उसके 1 महीने की फीस है सर 4000 रुपये। कितनी? मुझे कहीं से पता चला ऐसा, तो मैंने उस स्कूल वाले से कहा, मैंने कहा भाई मैं पहली से लगाकर 12वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ा, और मैंने मेरी 12वीं तक के इतिहास में 4000 रुपये फीस नहीं भरी। 500 रुपये फीस होती थी, 600 रुपये वो भी विकास फंड के नाम के, बाकी तो स्कूल तो फ्री होता था। मैंने कहा मैंने बीए करी तब हमारे सिर्फ 1300 रुपये का फार्म आता था। कितने रुपए का? बाकी कोई फीस नहीं लगती थी। रेगुलर बीए करने वालों के भी लास्ट में एग्जामिनेशन फॉर्म आजकल महंगे हो गए, 3000 रुपये 4000 रुपये लगते हैं। पहले जब मैंने 2012-13 की बात बता रहा हूँ, 1300 रुपये का आता था। और मैंने कहा जब मैंने बीएड करी ना, तब मैंने मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी फीस भरी थी, वो भी 22,000 रुपये। इसके अलावा मैंने कहा तू एक बच्चे का एडमिशन कर रहा है, वो भी किड्स स्कूल में, तू खाली इसको खिलाएगा यहाँ पे, इधर से उधर टाइम पास कराएगा, 4000 रुपये फीस लेगा, 10 महीने स्कूल जाएगा, 40,000 रुपये। पागल हो गया तो इतना महंगा हो गया सर। तो इसलिए क्या लोग अब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, खर्चा मेंटेन नहीं कर पाते। अब तो खर्चा मेंटेन जब नहीं कर पाते हैं, और सोसाइटी में इज्जत भी रखनी पड़ती है। कल कोई लोग रिश्तेदार पूछे महिलाओं से कि भाई तुम्हारा बच्चा कौन सी स्कूल में पढ़ता है, अब वो महिला यूँ कहते हैं कि साहब मेरा बच्चा तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, तो इज्जत उस महिला की कम हो जाए। इंग्लिश मीडियम में बनी रहो है, इतने पैसे लग रहे हैं, तो वो अपना स्टैंडर्ड दिखाने के लिए। अपने भी घर पे जब रिश्तेदार आते हैं कहते नहीं, कहते मेरी मामी आती है तब कहती है मेरा बच्चा तो वहाँ पढ़ रहा है, उतनी उसकी फीस है।
अरे फीस भरने से, वहाँ पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, उसको आता कितना है, उसने सीखा कितना है, वो इम्पोर्टेंट है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मामी जी मैं ज़िंदगी में कभी इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं गया, मैं 12वीं गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हूँ, फिर भी आपके बच्चे से ज़्यादा अंग्रेजी मुझे अच्छी आती है और आपके बच्चे से ज़्यादा मैं पढ़ा सकता हूँ, कर सकता हूँ, मुझे ज्ञान ज़्यादा है। इसीलिए बाबा रणछोड़ दास छाछड़ ने कहा था कि कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो। अगर आप काबिल बनोगे तो कामयाबी खुद तुम्हारे पीछे आएगी। बात समझ में आ रही है? बाकी ये जो लोग होते हैं ना, बड़े खतरनाक होते हैं, ये जो ऐसे हवा फैलाते हैं ना, हमारा बच्चा ऐसे न ऐसे ये न वो काम निकाल देते हैं। मेरे मामा ने, ये पक्का इंग्लिश मीडियम वाला है, मेरे मामा का लड़का है सर, वो उसने एमबीए करा है कोई, और एमबीए वालों को आप जानते हो 5,000 की नौकरी नहीं देता कोई। तो मेरे मामा ने उसको ऐसा हवा फैलाया, वो गांव आता था ना, उसकी खुद की सिस्टर की शादी में आया मेरे ननियाल, तो भी आज बारात गई, दूसरे दिन उसको भेज दिया। वो रो रहा था कि मेरे को नहीं जाना, फिर भी भेजा। नहीं नहीं, इसके पास तो समय ही कहाँ है, इसके पास तो इतना पड़ता है, बिल्कुल टाइम नहीं है। और कभी उसको गांव आने नहीं देते हैं, उसका यूँ हवा बनाते हैं, नहीं तो खाना भी एक टाइम बाहर ही खाता है, रात को घर आता है, बहुत प्रेशर है पढ़ाई का, बहुत खर्चा लग रहा है, ये कर रहे हैं, यूँ करके उसका हवा बनाया और एक रिश्तेदार को निपटा दिया। रिश्तेदार ने अपनी बेटी दे दी उसको कि यार ये तो एमबीए कर रहा है, पक्का 25 लाख का पैकेज आएगा। स्विफ्ट डिजायर कार दे दी दहेज में, बहुत सारा पैसा दे दिया, बहुत सारा उसको और गहने वगैरह दे दिए, और हुआ कुछ नहीं, 10,000 की नौकरी कर रहा है अभी। ऐसे लोग होते सर इस समाज के अंदर, और लोग उसके पीछे क्या हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। छोड़ो सर, फोकस ऑन कुंवर सेतराम। 100 बच्चे थे इसके, कितने? उसके जो 50वें नंबर का बच्चा था उसका नाम था सीहा। क्या नाम था? एक कहावत कही जाती है मारवाड़ में आज भी कि 49 सीहो बड़ो और सीहे बड़ा 50। 49 सीहो बड़ो मतलब 49 से कौन बड़ा है? सीहा। और सीहे बड़े कितने हैं? 50। सीहे से भी बड़े कितने हैं? 50। तो टोटल कितने हो गए? 100 हुए। अब कुंवर सेतराम ने अपनी जो दायमा होती थी, जो बच्चों की डिलीवरी करवाती है, बच्चों का पालन पोषण करती है, दायमा तो आप जानते ही, अपन ने बात करी पन्ना दायकीन वगैरह। दायमा को ये कह रखा था कि जब भी मेरे कोई बच्चा होना तो तू सीधा घर से बाहर आना और एक लाइन खींच लेना, क्योंकि पहले समय का अनुमान नहीं होता था। 1000 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, टाइम का पता नहीं चलता था। तो ऐसे अपन यूं धूप देख के अनुमान लगाते थे कि यार इतनी धूप है तो यार 10 बजी होगी। आज भी लगाते हैं, ज़्यादा तेज धूप हो यार 1-1:30 बजी होगी, कम हो जाए तो क्या शाम की 4-5 बजी होगी, है ना। तो दायमा क्या करती थी कि जैसे ही बच्चा हुआ बाहर आती और जमीन के ऊपर एक लाइन खींच देती। फिर पंडित जी आते, पंडित जी उसकी कुंडली बनाते, और कुंडली हमेशा बनती है समय के अकॉर्डिंग कि भाई ऐसा ऐसे समय पे पैदा हुआ है तो ये करेगा, वो करेगा, वो करेगा। अब यार एक बच्चा हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो दायमा बेचारी याद रख के लाइन भी खींचे। या तो 3 महीने बाद उस रानी के बच्चा हो रहा है, 4 महीने बाद उस रानी के बच्चा हो रहा है, टोटल कितने हो रहे हैं? 100। तो जब वो 50वें नंबर का बच्चा पैदा हुआ तो दायमा लाइन खींचना भूल गई। कुंवर सेतराम आया, आकर उसने कहा कि क्या हुआ? लड़का हुआ, चलो बहुत खुशी की बात है, पंडित जी को बुलाओ और इसकी कुंडली बनवाओ। अब दायमा को याद आया कि लाइन तो खींचना भूल गए, तो दायमा चुपके से दौड़ के गई और जहाँ जची वहाँ क्या खींचती? लाइन। अब पंडित जी आए, पंडित जी ने उस समय को देखकर कुंडली बनाई तो समय गलत था, कुंडली गलत बनेगी। तो पंडित जी ने कहा कि ये बच्चा बड़ा हो जाने के बाद में अपने ही बाप की हत्या कर देगा, यानी कुंवर सेतराम को ही सल्टा देगा। अब कुंवर सेतराम ने सोचा कि यार ये अपने को बड़ा होने के बाद में मारे, इससे बेटर है कि अपन ही इसको क्या कर ले, मार ले। तो उसने जल्लादों को बुलाया और जल्लादों से कहा कि एक काम करो, इसको लेके जाओ और जंगल में ले जाकर इसकी क्या कर दो? हत्या कर दो। अब जल्लाद उस एक दिन के बच्चे को ले जाकर जंगल में गए। जल्लाद भी इंसान ही होते हैं, उन्होंने सोचा यार मारेंगे अपने ऊपर पाप आएगा, इसको तो क्या ही मारे एक दिन के बच्चे को। तो जंगल में बहुत सारी होती है गुफाएं, किसी भी गुफा के अंदर इसको फेंक देते हैं, कोई जंगली जानवर इसको मार देगा, अपने को पाप नहीं लगेगा। तो उस जंगल के अंदर एक गुफा थी जहां पर शेरनी ने हाल ही में अपने बच्चों को जन्म दिया था। उस गुफा के अंदर उस बच्चे को फेंक कर वे जल्लाद वापस आ गए। अब वो बच्चा जो था वो उस गुफा के अंदर रहता है, शेरनी उसको अपने बच्चों के साथ में पाल लेती है। और डार्विन कहता है कि विकासवाद का सिद्धांत होता है, इंसान जैसा दिखता है देखता है वैसा सीखता है। अपने घर में जब बच्चा होता है ना, तो वो जैसा अपन को देखता है वैसे ही वो सीखता है, वैसे ही वो रिएक्ट करता है। अपन को चलता देखता है तो वो भी चलने लगता है,
अपन बोलते हैं बेटा तेरी मम्मी है तो मम्मी मम्मी बोलता है, अपन कहते हैं बेटा तेरे पापा है तो पापा पापा बोलता है। अपन को देख के वो सारी चीजें सीखता है। लेकिन उस लड़के ने जो शेरों के साथ में बड़ा हुआ, इसलिए उसका नाम रखा गया था सिहा। क्या रखा गया? और उस सिहा ने कभी भी किसी भी इंसान को देखा ही नहीं, उसने शेरों को ही देखा, इसलिए वो शेरों की तरह ही चलता था, 2 हाथ आगे रख के शेरों की तरह ही बोलता था, हाउ हाउ ही करता था वो, और शेरों की तरह ही झपट्टा मारता था। नाखून बचपन से काटे नहीं तो इतने बड़े बड़े हो गए, बाल कटवाए नहीं तो इतने बड़े बड़े हो गए, और नग्न अवस्था में ही रहता था, कपड़े उसको पता ही नहीं कैसे होते हैं। और शेर जो खाते वही वो खाता, कच्चा मांस, फल फ्रूट वगैरह 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 वगैरह। अब वो वहां बड़ा हो गया। अब बड़ा होने के बाद में मारवाड़ के अंदर एक जिला है सर, पाली, नाम सुना? ऐसा कहते हैं कि यहाँ पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे, इसलिए इस जिले का नाम क्या हो गया? पाली। तो पालीवाल ब्राह्मण यहां से व्यापार करने के लिए कन्नौज जाते थे। तो यहां से व्यापार करने के लिए पाली वालों का एक दल जो था वो कन्नौज की तरफ गया। तो उन्होंने जंगल के अंदर एक सीन देखा कि एक बच्चा शेरों के साथ में निर्भीक तरीके से खेल रहा है, उसे किसी प्रकार का कोई भी डर नहीं है। मानव सभ्यता प्राचीन समय से ही शेरों से डरती आई है, आप हो चाहे मैं हूं। लेकिन अगर अपन किसी बच्चे को शेरों के साथ में निर्भीक अवस्था के अंदर खेलता हुआ देख ले तो आपको भी लगेगा, अचंबा होगा, मुझे भी आश्चर्य होगा। तो उन पालीवाल ब्राह्मणों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये इतनी आसानी से इनके साथ में कैसे खेल सकता है। तो वो पालीवाल ब्राह्मण वहां से सीधे व्यापार करने के लिए कन्नौज गए, कन्नौज में व्यापार किया, और व्यापार करने के बाद में राजा से मिले जिसका क्या नाम है? कुंवर सेतराम। और कुंवर सेतराम ने उनसे कहा कि अरे पालीवाल जी क्या हालचाल है, कैसे कह रहा व्यापार, सब बढ़िया? क्या हाँ साहब सब बढ़िया, सारी बातें सही है, पर हमने सर आपके जंगलों के अंदर एक दृश्य देखा जो हमें बड़ा खतरनाक लगा। तो क्या था? तो क्या आपके राज्य के अंदर ऐसा भी कोई बच्चा रहता है जो शेरों के साथ में निर्भीक अवस्था के अंदर खेलता है? कुंवर सेतराम जी को आश्चर्य हुआ कि यार हमारे राज्य में ऐसा कोई युवक जो शेरों के साथ खेलता है, मुझे पता ही नहीं है। तब वो जल्लाद पास में ही खड़ा था, उसने कहा कि साहब माफ करो तो एक बात बताऊं। देखो बताओ कि हो ना हो ये आपके ही क्या है? बेटा है। हम जब वहां गए थे तो हमने उनको मारा नहीं था और हमने उसको जो है वो उस गुफा के अंदर डाल दिया था, तो वो शेरों के साथ में बड़ा हुआ है, इसलिए शेरों के साथ में खेलता होगा। अब वो दाइमा भी उधर ही खड़ी थी, उसने कहा साहब माफ करो तो मैं भी एक बात बताऊं, क्या लाइन खींचना भूल गई थी, गलती से वो तो खींच ली लाइन, और वो आपको नहीं मारेगा, वो कुंडली जो है वो क्या बनी है? गलत बनी है। तो अब राजा को दुख हुआ कि यार अपना बच्चा राजकुमार होते हुए भी जंगल में जंगली जानवरों की तरह रह रहा है। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि उसे लाया जाए, तो उसको पकड़कर दरबार में लाया गया। पहले तो उसके नाखून कटवाए गए, बाल कटवाए गए, नग्न अवस्था में था, कपड़े पहनाए गए, कच्चा मांस खाता था तो उसे कहा गया कि रोस्टेड नाम की भी कोई चीज होती है, पकाकर खाना सिखाया गया, और बिल्कुल सभ्य अवस्था के अंदर उसको किया गया। अब राजा इन पालीवाल ब्राह्मणों पर खुश हो गया, क्योंकि ये नहीं होते तो वो कभी भी नहीं मिलता। तो उसने कहा कि पालीवाल जी मैं तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हुआ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो उन पालीवाल ब्राह्मणों ने कहा कि साहब हम जिस एरिया में रहते हैं मारवाड़ के अंदर, हमारे वहां पर कोई राजा नहीं है, और जब भी मुस्लिम सैनिक होते हैं वो आक्रमण करते हैं तो हम हार जाते हैं, हमें एक राजा चाहिए। तो कुंवर सेतराम ने कहा अपने कौन सी कमी है, कितने हैं टोटल? 100, किसी को भी ले जाओ और वहां जाके क्या बना दो? राजा बना दो। उसने कहा साहब बाकी वाले नहीं चाहिए, वही चाहिए जो किसके साथ खेलता था? शेरों के साथ खेलता था। तो ऐसा कहा जाता है कि राव सिहा यहां से 8 बीसी घोड़ों के साथ मारवाड़ आया था। कितने घोड़े? 8 बीसी। पहले गिनती 20 तक ही होती थी, फिर बाद में 2 बीसी, 3 बीसी, 4 बीसी ऐसे गिनते थे। तो 8 × 20 यानी 160 घोड़ों के साथ कहा आता है मारवाड़। और 1240 में वहां पर उसने एक नए राजवंश की स्थापना कर दी, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? राठौड़। तो राठौड़ों का आदि पुरुष, मूल पुरुष कौन था? राव सिहा। जो सिहा कहां से आया था? कन्नौज से आया था। एक अंग्रेज था सर जिसका नाम है रुडयार्ड किपलिंग। क्या नाम है? रुडयार्ड किपलिंग। ये 8 साल तक भारत में रहा था, और उसमें से 3 साल ये मेहरानगढ़ के किले में रहा, जोधपुर वाले। तो मेहरानगढ़ कभी आप घूमने जाओ ना तो वहां ऐसे एक पेंटिंग लगी हुई है, जैसे ये लगा हुआ है ना चित्र, वैसे, जिसमें वो लड़का शेरों के साथ में खेल रहा है, वो सिहा वाली पूरी स्टोरी उसके अंदर चित्र बनाकर लगाई गई है वहां पर। तो रुडयार्ड किपलिंग ने वो देखा, तो उसने लोगों से पूछा होगा कि ये यार क्या है। तो जैसे मैंने आपको कहानी बताई वैसे लोगों ने उसको भी बताई होगी, और मेरे से ज़्यादा ही बताई होगी, मैंने तो छोटी सी बताई आपको। तो सारी बातें लोगों ने उसको बताई, और वो वहाँ से इंग्लैंड गया, और इंग्लैंड जाकर उसने एक किताब लिखी सर, द जंगल बुक। क्या नाम है? और द जंगल बुक का मुख्य किरदार जो है वो है सर मोगली। कौन है?
तो जंगल जंगल पता चला है वो मोगली मोगली नहीं है, वो राव सिंहा है। अपनी कहानी को चुराकर रुडयार्ड किपलिंग इंग्लैंड चला गया और वहां जाकर उसने द जंगल बुक नाम की किताब लिख ली, जिसका मुख्य किरदार था मोगली। और मोगली भी जंगल में रहता था, शेरों के साथ में खेलता था, बाल बड़े हुए थे, नाखून बड़े हुए थे, नंगा अवस्था के अंदर वो घूमता था। और फिर उसके ऊपर उसने ऑस्कर पुरस्कार भी जीत लिया। तो आज के बाद भविष्य में जब भी तुम्हारे बच्चे हो और वो कभी भी अगर कार्टून देखे और उसके अंदर मोगली आए और मोगली मोगली चिल्लाए, तो कहना बेटा ये मोगली नहीं है, ये राव सिंहा है। कौन है? अगली कहानी तारक मेहता के अगले एपिसोड में सोमवार को सुनाई जाएगी।